दोस्तों, यूं तो भारत में सेना के अंदर कई तरह के सुरक्षा बल हैं जिनके कंधों पर देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आज हम बात कर रहे हैं असम राइफल्स की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। वहीं इनके इतिहास और दुश्मन से लड़ने की ताकत को देखते हुए सेना की कमान संभालने वाले अधिकारी इन्हें मुश्किल से मुश्किल जगह तैनात कर चुके हैं। जहां तक असम राइफल की बात है तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इसका नाम देश और दुनिया में पहचाना जाता है। चलिए जानते हैं असम राइफल्स के बारे में। कछार लेवी के असम राइफल्स बनने तक की कहानी ऐसी है जिसे सुने बगैर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसकी शुरुआत होती है तब से जब भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। तब ब्रिटिशर्स ने पूरे देश में घूम घूम कर इसके स्वाद और सुंदरता को पहचाना। इसमें नॉर्थ ईस्ट में चाय के बागान भी शामिल थे, और जब ब्रिटिशर्स ने बागानों की इस चाय का स्वाद लिया तो इसके दीवाने हो गए। ऐसे में अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना ऐसी चाय के बागान बनाए जाएं जिसकी चाय सिर्फ वो और उनके जैसे बड़े लोग ही पी सकें। लेकिन अब उनके दिमाग में एक सवाल था कि इन चाय के बागानों की सुरक्षा कौन कर सकता है, क्योंकि इलाका ऐसा था जहां जंगली जानवर इन बागानों को काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके लिए उन्होंने असम में रहने वाले ऐसे लोगों को चुना जो छल कूद के साथ साथ भाग दौड़ में भी काफी तेज थे। यानी ऐसे लोग थे जो इन बागानों की सुरक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर अंग्रेजों की सुरक्षा और उनके बाकी कई कामों में आ सकते थे। इस तरह 750 जवानों के साथ शुरू हुई फौज का नाम तब कछार लेवी रखा गया, जो असम राइफल के आज से लगभग 185 साल पुराना नाम है। वहीं धीरे धीरे अंग्रेजों ने शुरू में भर्ती किए गए इन 750 जवानों के हुनर को देखते हुए उन्हें और भी तरह की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जिसका फायदा उन्हें फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला। साल 1917 में असम राइफल नाम रखने से पहले इस रेजिमेंट का नाम कई बार बदला गया। आपको बता दें कि इसे साल 1883 में असम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में असम सैन्य पुलिस, 1913 में पूर्वी बंगाल और असम सैन्य पुलिस के नाम से जाना जाता था। जहां तक इसके हेडक्वार्टर की बात है तो ये शिलोंग में है। असम राइफल का युद्ध में योगदान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साल 1914 से 1918 के बीच असम मिलिट्री पुलिस के 3000 जवानों को ब्रिटिश सेना की तरफ से यूरोप में लड़ने के लिए भेजा गया था। आपको बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले डैरेंग बटालियन का गठन किया गया था, लेकिन इतनी जल्दी इस बटालियन को वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेजना पॉसिबल नहीं था, और गोरखा रेजिमेंट पहले से ही नेपाल में छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई थी। इसीलिए असम मिलिट्री पुलिस को यूरोप लड़ने के लिए भेजा गया था। इस युद्ध में असम मिलिट्री पुलिस के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर साल 1917 में असम राइफल कर दिया। इस रेजिमेंट को आज भी इसी नाम से पहचाना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जापानीज ने साउथ ईस्ट एशिया देशों को बुरी तरह से धूल चटा दी। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर साल 1939 से 1945 तक चला। तब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने असम राइफल को म्यांमार में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे उन्होंने बखूबी कर दिखाया था। 1962 में हुए भारत चीन का जबरदस्त युद्ध हुआ। तब दुश्मन देश चीन के सैनिकों ने नॉर्थ ईस्ट की कई जगहों पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था। तो दुश्मन को रोकने और सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी एक बार फिर असम राइफल्स के जवानों को दी गई थी, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से निभाया, और चीन अपनी इस नापाक हरकत को अंजाम देने में कामयाब नहीं हुआ। अब बात करते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका की। भारत के साउथ में चारों ओर समुद्र से घिरे श्रीलंका में आज जितनी शांति है, कुछ दशकों पहले तक सब कुछ इसका उल्टा था। तब श्रीलंका में लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम जैसे घरेलू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हावी थे, और श्रीलंकन सरकार इन सभी पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम थी। तब वहां की सरकार को भारत की हर परिस्थिति में लड़ने के लिए मशहूर सेना की याद आई, जिसके लिए पड़ोसी देश ने भारत सरकार को याद किया। भारत ने भी आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर लगाम लगाने के लिए श्रीलंका का साथ दिया। तब साल 1987 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पवन चलाया था, जिसमें असम राइफल के जवान शामिल थे। करंट सिचुएशन ऑफ असम राइफल्स। जहां तक असम राइफल्स की बात है तो भारत की होम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से ये एक है। इसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और इंडो म्यांमार सीमा पर इंडियन आर्मी के साथ मिलकर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे आज भी ये रेजिमेंट अच्छे से निभा रहा है। वहीं असम राइफल्स की बात करें तो इसमें 46 बटालियन में कुल 65,000 जवान हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बल की कमान भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में होती है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिफेंस दोनों करते हैं कंट्रोल। असम राइफल्स को भारत की होम मिनिस्ट्री और इंडियन आर्मी दोनों ही कंट्रोल करते हैं। असम राइफल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के पास है, वहीं इसका ऑपरेशनल कंट्रोल भारतीय सेना के पास है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसे आसान भाषा में समझें तो असम राइफल्स को लड़ने के लिए हथियार, ट्रांसफर से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सभी चीजें डिफेंस ही देखती है। वहीं इस रेजिमेंट को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट जनरल ही लीड करता है। यही वजह है कि इसकी सैलरी, भर्ती और मिलने वाले भत्तों के साथ प्रमोशन और रिटायरमेंट पॉलिसी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बनाए गए रूल्स के हिसाब से ही होती है। अब बात करते हैं उस विवाद की जो काफी समय से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच चल रहा है। सेना में ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना था कि असम राइफल का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आना चाहिए। ऐसा करने से असम राइफल के बेहतर फायदे और रिटायरमेंट प्लान भी मिल पाएंगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में से एक असम राइफल के जवानों को सिर्फ पोजीशन का प्रमोशन मिलता है, लेकिन इस प्रमोशन से उनको मिलने वाली सैलरी में उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन वही इंडियन आर्मी में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, उनके जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर अर्ली रिटायरमेंट जैसे कई फायदे मिलते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में रिटायरमेंट जहां 35 साल में मिल जाता है, वहीं होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आने वाली असम राइफल्स और बाकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए उम्र 60 साल है। असम राइफल्स को लेकर सेना और सरकार के बीच क्या है विवाद? आपको बता दें कि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस दोनों इस पर अपना कंट्रोल चाहती हैं। साल 2013 की बात करें तो होम मिनिस्ट्री चाहती थी कि असम राइफल्स को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेकिन सरकार के इस फैसले पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तैयार नहीं हुई और फिर इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं हो सका। इसके बाद एक बार फिर साल 2019 में जब अमित शाह देश के होम मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक बार फिर असम राइफल्स को ITBP में मर्ज करने का प्रपोजल दिया, लेकिन एक बार फिर कुछ वैसा ही देखने को मिला जैसा 2013 में हुआ था। ये दोनों ही मिनिस्ट्री मिलकर इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई थी। लेकिन वहीं अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो वो लगातार असम राइफल्स के फुल कंट्रोल पर जोर दे रही है, क्योंकि सेना का कहना है कि असम राइफल्स के सभी सेना काम वाले ही हैं। असम राइफल्स के जवानों की 44 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। इसमें 28 हफ्ते उन्हें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे डिफेंस की लड़ाई लड़नी होगी और कैसे घात लगाकर हमला किया जाता है। इतना ही नहीं, दोनों के साथ काम करने की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में उग्रवादियों पर लगाम लगाने में काफी हद तक सफलता हुई है। इस रेजिमेंट की मजबूती और बेहतर भविष्य के लिए उसका कंट्रोल सेना के अंडर होना चाहिए। असम राइफल्स को मिले सम्मान। असम राइफल्स का इतिहास और वर्तमान दोनों ही गौरवशाली हैं। आजादी से पहले युद्ध में बलिदान के लिए इस रेजिमेंट को 48 शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है, और आजादी के बाद की बात करें तो 31 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र और 4 अशोक चक्र के साथ मिलकर कुल 188 मेडल मिल चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आप असम राइफल के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानते थे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं।